Hello students, welcome to online classes of Babu Shovaram Kala Mahavidyalaya Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography. जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है अर्बन सेटलमेंट्स पार्ट 2। अर्बन सेटलमेंट्स हमने पिछले एक वीडियो में भी किया है जिसमें हमने सभी नगरीय बस्तियों की क्लासिफिकेशन की थी, और आज हम नगरीय बस्तियों की उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी स्थान पर कोई अर्बन सेंटर डेवलप होता है तो उसके लिए बहुत सारे कारक उसके लिए बहुत सारे कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल फैक्टर्स। किसी भी अर्बन सेंटर के डेवलप होने के लिए जमीन, निवास की भूमि आदि के लिए जमीन समतल और अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उस सेंटर के आसपास जल होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन को प्रत्येक कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि वो सेंटर बड़ा है तो निश्चित रूप से वहां पर परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी और होनी चाहिए। तो यही सब फैक्टर्स आज हम डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स। भौतिक कारक में भू रचना एवं उच्चावच, इनका प्रभाव निवास की भूमि, उद्योग, कारखानों, फैक्ट्रियों तथा अन्य इमारतों और परिवहन की भूमि पर होता है। यदि कोई भी बड़ा नगर हो तो उसके लिए समतल और अच्छी भूमि की आवश्यकता है, जिससे कि वहां पर भवनों का निर्माण हो सके और फैक्ट्रियां, उद्योग आदि लग सकें। इसके लिए पर्वतों की अपेक्षा मैदान सर्वोत्तम होते हैं। उदाहरणार्थ, हिमालयन क्षेत्रों की अपेक्षा भारतीय मैदानों में अधिक नगर पाए जाते हैं। सेकेंड जो फिजिकल फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जल आपूर्ति। यदि कोई नगर बसा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर कोई अच्छी जल आपूर्ति बसाव के समय में रही होगी, जैसे कोई नदी, नहर आदि। तो ऐसे स्थानों पर नगर ज्यादा अच्छी तरह से बनते हैं और बड़े हो जाते हैं। प्रत्येक निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग के नगर में उद्योगों के लिए जल की प्रचुर मात्रा आवश्यक होती है। अतः बहुत संख्या में नगर नदियों, झीलों या नहरों के किनारे स्थित हैं। उदाहरण के लिए लंदन नगर जो है वो टेम्स नदी के ऊपर है। न्यूयॉर्क नगर जो है वो हडसन नदी के मुहाने पर है। शिकागो नगर मिशिगन झील पर है। मॉस्को नगर वोल्गो नदी पर है और वोल्गो नदी तथा ओका नदियों के किनारों पर है। पेरिस नगर सीन नदी पर है। दिल्ली या दिल्ली जिसको हम कहते हैं वो यमुना नदी के ऊपर है। सारा जो जल आपूर्ति है दिल्ली की वो यमुना नदी से ही होती है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है। कानपुर और हावड़ा गंगा नदी पर स्थित है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जल आपूर्ति। यदि जल की आपूर्ति होगी तभी नगर का फैलाव और विस्तार संभव हो पाएगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है परिवहन की सुविधा थल पर सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के द्वारा होती है। अतः ऐसे मार्गों पर बड़े नगरों का विकास हो गया है। इसके अलावा महासागरीय परिवहन या ओशन ट्रांसपोर्ट की सुविधा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व के सबसे बड़े नगर और महानगर सबसे अधिक संख्या में समुद्र पत्तन है, यानी पोर्ट्स हैं। यानी विश्व के जो सबसे बड़े बड़े शहर हैं वो सारे समुद्रों के किनारे ही बसे हुए हैं, क्योंकि वहां से समुद्री आवागमन बहुत आसान होता है या जहाज चलाने योग्य नहरों के द्वारा समुद्रों और महासागरों को जोड़ा गया है। इस प्रकार के प्रमुख नगरों में टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, ब्यूनस एयर्स, साओ पोलो, शंघाई, मॉन्ट्रियल, लॉस एंजलिस, कोलकाता, चेन्नई, लेनिनग्राड, सिडनी, बैंकॉक, जाकार्ता, रोम इत्यादि समुद्र पत्तन है। यदि हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें से दिल्ली को छोड़कर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये सब समुद्र पत्तन है, यानी पोर्ट्स हैं। और इसी कारण, समुद्र के किनारे होने के कारण ही ये इतने ज्यादा डेवलप या विकसित हो पाए हैं। बर्लिन, पेरिस, लिवरपूल आदि जहाजी परिवहन द्वारा समुद्रों से संबंधित है। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है जलवायु। यदि इन 3 ऊपर के फैक्टर्स के अलावा यदि किसी स्थान की जलवायु बहुत ज्यादा विषम हुई, यानी अति शीत या अति उष्ण हुई, तो वह बड़े नगरों के डेवलपमेंट के लिए एक बाधा है। तो अति शीत और अति उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु नगरों की उत्पत्ति और विकास के प्रतिकूल है। अतः प्राय 96% नगर उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल या समशीतोष्ण टेम्परेट कटिबंधों में स्थित है।
तो ये स्टूडेंट्स, ये सारे थे फिजिकल फैक्टर्स जिसमें हमने भू रचना एवं उच्चावच, जलापूर्ति, ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं। और अब हम आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, आर्थिक कारकों पर, जिसके कारण कोई भी नगर, किसी भी नगर का विस्तार होता है। क्योंकि नगरों में निर्माण कार्य, व्यापार, परिवहन, खनन, प्रशासन आदि व्यवसाय होते हैं, इसलिए नगरों के विकास के लिए आर्थिक कारकों का भारी महत्व होता है। इनमें मुख्य कारक निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला, निर्माण उद्योग के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल। जिन स्थानों पर औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता होती है वहां नगर विकसित हो जाते हैं, जैसे टाटानगर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, पिट्सबर्ग, कीव। ये सब लोहा और इस्पात बनाने वाले केंद्रों के लिए कच्चा लोहा, चूना पत्थर, मैंगनीज आदि कच्चे मालों की उपलब्धि हो सकने के कारण यह इन नगरों का विकास हुआ है। अहमदाबाद और शोलापुर में सूती वस्त्र निर्माण के बड़े केंद्र बनने का एक कारण कपास की प्राप्ति में सुलभता है। यानी यदि कोई भी प्रकार का कच्चा माल किसी भी नगर के किसी भी क्षेत्र में मिलता है तो वहां पर नगर बड़ी जल्दी विकसित हो जाता है। जैसे कि यदि कच्चा लोहा, चूने का पत्थर और मैंगनीज मिलता है तो वहां पर लौह इस्पात उद्योग वाला कोई नगर स्थापित हो जाएगा, और यदि वहां पर कपास मिलती है तो कपड़ा बनाने के लिए कोई किसी नगर का वहां पर स्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति के संसाधन, पावर रिसोर्सेज। निर्माण के लिए सिर्फ कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती बल्कि शक्ति के संसाधन की भी आवश्यकता होती है। तो यदि कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत आदि कहीं पर अवेलेबल हैं तो वहां पर किसी भी नगर को बड़ा होने में या विकसित होने में बहुत सुविधा होती है। कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत के द्वारा ही कारखाने चलाए जाते हैं या परिवहन होता है। अतः जितनी मात्रा में इनकी उपलब्धि हो सकेगी उतनी ही मात्रा में निर्माण उद्योग और परिवहन के नगरों का विकास हो सकेगा। भारत में औद्योगिक नगर बिहार के कोयला क्षेत्रों के समीप अधिक हैं। जर्मनी में सबसे अधिक नगरीय विकास रूर की कोयला की खानों के क्षेत्र में हुआ है। ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस आदि देशों में भी कोयला क्षेत्रों में उद्योगों का विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत संघ में कोयले के क्षेत्रों में तथा जल विद्युत के क्षेत्रों में नगर बसे हैं। जल से बनी बिजली को सफेद कोयला कहा जाता है क्योंकि इससे औद्योगिक शक्ति तो कोयले की भांति ही मिल जाती है, परंतु इससे धुआं और कालापन नहीं आता, यानी प्रदूषण इससे नहीं होता है। परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों की भी नगरों में परम आवश्यकता होती है। यदि परिवहन और संचार साधन प्रॉपर नहीं हुए तो वहां का जो तैयार माल है उसको बाहर जाने में और कुछ कच्चे माल को अंदर आने में लोगों की मूवमेंट में बाधा पड़ती है। वास्तव में देखा जाए तो 70% नगर पहले गांव के रूप में रह चुके हैं। गांवों में सड़क बनने, रेल मार्ग बनने या नगरीय परिवहन होने से वे गांव धीरे धीरे बढ़कर कस्बे बने और कस्बे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे नगर बन गए, और नगरों का फिर विस्तार और ज्यादा होता रहा और वो और भी बड़े नगर बनते चले गए। परिवहन का विकास होने पर नगरीय बस्तियों की दृश्यमान वृद्धि या फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है। भारत में टाटानगर, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, हावड़ा आदि नगरों का विकास परिवहन के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सब रेल मार्गों पर स्थित हैं। तो ये तीन इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने किए, निर्माण, शक्ति के संसाधन और परिवहन, और चौथा फैक्टर है पूंजी। कैपिटल के बिना कोई भी उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि नहीं चल सकते। ये सब के सब कैपिटल इंटेंसिव या पूंजी खाने वाले सारे एक्टिविटीज हैं। इसके द्वारा ही नगरों में इमारतें, सड़कें, रोशनी, जलापूर्ति आदि का प्रबंध होता है। अन्य आर्थिक कारकों में कुशल श्रमिकों का मिलना, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की दक्षता है। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, सोना, हीरा इत्यादि खनिज भरे हैं, परंतु जब तक अंग्रेजों ने वहां जाकर बस्ती नहीं बसाई और अपने यंत्र विज्ञान का प्रयोग नहीं किया तब तक दक्षिण अफ्रीका में एक भी नगर बसा हुआ नहीं था। आजकल वहां जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, किम्बरले जैसे कितने ही नगर विकसित हो गए हैं। संयुक्त राज्य, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपीय देशों के लोगों ने जाकर नगरीय बस्तियां बसाई हैं क्योंकि उनके पास यंत्र विज्ञान की दक्षता रही है। तो हमने अब तक कर लिए हैं भौतिक कारक और आर्थिक कारक, और अब हम करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स।
नगरों के विकास में सामाजिक प्रवृत्तियां, सोशल टेंडेंसीज भी सहायक या बाधक होती हैं। मध्य एशिया में कालमुक, किर्गिज आदि घुमक्कड़ जातियों के लोग कई शताब्दियों तक स्थायी ग्राम या नगर बसाकर रहना पसंद नहीं कर रहे थे। उनकी सामाजिक प्रथाएं नोमैडिक जीवन को प्रोत्साहन देती रही थी, परंतु अब पूर्ववर्ती सोवियत संघ में सामूहिक सहकारिता को अपनाने के फलस्वरूप किर्गिज तथा उज़्बेक लोगों के प्रदेश में स्थायी कृषि फार्म और औद्योगिक नगर जैसे अलमाटा, चिमकैंट, ताशकंद आदि विकसित हो गए हैं। तो ये नगर लेट विकसित हुए, यानी बहुत समय के बाद विकसित हुए, क्योंकि यहाँ की जनजातियां या यहाँ की चलवासी लोग स्थायी जीवन को महत्व नहीं देते थे। राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर्स, प्रशासन और सरकार की नीति भी नगरों के विकास में सहायक होती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नगरों का विकास किया जा रहा है। परिवहन और संचार के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों को निर्माण उद्योगों के विकास के लिए ऋण रूप में धन दिया जा रहा है। जल विद्युत का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाए जा रहे हैं। कई ऐसे नगर हैं जिनको कि सरकार की नीति और सहायता से प्लान बनाकर बिल्कुल नए ढंग से बसाया गया है। इसका एक उदाहरण है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिसको कि सरकार ने अच्छी भूमि और जल आपूर्ति को देखकर बसाया है। तो स्टूडेंट्स, ये था अर्बन सेटलमेंट्स पार्ट 2, और आज हमने पढ़ा है नगरों की उत्पत्ति और विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक। इससे संबंधित मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जिसको आप करके और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।